आप लोगों ने देखा दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ को लेकर काफी चर्चाएं हुई। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी देखते हैं, जानते हैं। दक्षिण कोरिया के लोकतंत्र का इतिहास भी देखेंगे, हम लोग जानेंगे। और आखिर मार्शल लॉ में क्या शामिल है उस पर भी बात करेंगे। और दक्षिण कोरिया का मार्शल लॉ भारत की मार्शल लॉ से किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार अलग है, उसे भी देखेंगे हम लोग, उस पर भी बात करेंगे। मार्शल लॉ बनाम राष्ट्रीय आपातकाल में क्या अंतर है उन्हें भी देखेंगे। भारत और कोरिया कोरिया गणराज्य के संबंध कैसे रहे हैं उन्हें भी हम लोग जानेंगे, उस पर भी बात करेंगे। देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ आपको दक्षिण कोरिया देखने को मिल जाएगा और इसकी राजधानी सेउल है। दक्षिण कोरिया पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है जो कोरियाई प्रायद्वीप के दक्षिणी अर्धभाग को घेरे हुए है। तो आप देखेंगे कि अगर हम लोग बात करें दक्षिण कोरिया के लोकतंत्र का इतिहास, तो उपनिवेशवाद और कोरिया का विभाजन 1910 से 1945 के समय की बात हो रही है। कोरिया ने वर्ष 1910 से 1945 तक जापान के अधीन क्रूर औपनिवेशिक शासन का सामना किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रायद्वीप को सोवियत नियंत्रित उत्तर कोरिया और अमेरिकी नियंत्रित दक्षिण कोरिया के बीच 38वें समानांतर रेखा पर दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया। फिर आप देखिए री सिंगमैन की निरंकुशता 1948 से 60। री सिंगमैन अमेरिका द्वारा समर्थित वर्ष 1948 में दक्षिण कोरिया के पहले राष्ट्रपति बने। उनका प्रशासन निरंकुशता और दमन से भरा हुआ था, जब तक कि अप्रैल 1960 में छात्रों के नेतृत्व में हुए विद्रोह के कारण उन्हें इस्तीफा नहीं देना पड़ा। सैन्य शासन, तो आप देखिए कोरिया गणराज्य की स्थापना के बाद से अब तक 16 बार मार्शल लॉ घोषित किया जा चुका है। इसे आखिरी बार 1980 में घोषित किया गया था। लोकतांत्रिक परिवर्तन 1987 के बाद वर्ष 1987 में हुए चुनाव के परिणाम स्वरूप रोहिताय बू राष्ट्रपति बने। फरवरी 1988 तक दक्षिण कोरिया ने उदार लोकतंत्र स्थापित करने पर बल दिया। मार्शल लॉ में क्या शामिल है, तो मार्शल लॉ सैन्य शासन से तात्पर्य ऐसी स्थिति से जहां नागरिक प्रशासन सैन्य अधिकारियों द्वारा सामान्य कानून से इतर बनाए गए अपने स्वयं के नियमों और विनियमों के अनुसार संचालित होता है। इस प्रकार इसका तात्पर्य सैन्य अधिकरणों द्वारा सामान्य कानून एवं प्रशासन का निलंबन होना है। यह सशक्त बलों पर लागू सैन्य कानून से अलग है। मार्शल लॉ लागू करना, यह कानून तब लागू किया जाता है जब सरकार को व्यापक नागरिक अशांति, प्राकृतिक आपदाओं या फिर आक्रमण के खतरों का सामना करना पड़ता है। कानून के तहत नियंत्रण का दायरा, जब मार्शल लॉ लागू किया जाता है तो सैन्य प्राधिकारी द्वारा सामान्य नागरिक कार्यों के साथ साथ राज्य की सुरक्षा का नियंत्रण भी अपने हाथ में ले लिया जाता है। इसमें स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, कर्फ्यू और कानून प्रवर्तन एवं सार्वजनिक व्यवस्था में सैन्य भागीदारी भी शामिल है। और दक्षिण कोरिया का मार्शल लॉ भारत की मार्शल लॉ से किस प्रकार भिन्न है, ये भी जान लीजिए। दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ घोषणा के लिए आवश्यक शर्तें, कोरिया गणराज्य के संविधान के अनुच्छेद 77 के अनुसार ये आप देखेंगे युद्ध, सतत संघर्ष या इसी तरह की राष्ट्रीय आपात स्थिति के दौरान जब सार्वजनिक सुरक्षा एवं व्यवस्था के लिए सैन्य बलों की आवश्यकता होती है, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति द्वारा मार्शल लॉ घोषित किया जा सकता है। और इससे सैन्य आवश्यकताओं से निपटने या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सैन्य बलों को एकत्रित करने की अनुमति मिलती है। शक्तियों का दायरा, मार्शल लॉ वारंट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस, सभा और संघ जैसे अधिकारों के संबंध में विशेष उपाय करने की अनुमति देता है। संविधान मार्शल लॉ के तहत नियमित न्यायिक और कार्यकारी शक्तियों के निलंबन या फिर परिवर्तन की अनुमति प्रदान करता है। भारत में अगर हम बात करें मार्शल लॉ की, तो अनुच्छेद 34 के विषय में ये भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। ये भारत में मार्शल लॉ की अवधारणा इंग्लिश कॉमन लॉ से लिया गया है। हालांकि संविधान में कहीं भी मार्शल लॉ शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। अनुच्छेद 34 के तहत मार्शल लॉ की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से भिन्न है। मार्शल लॉ के दौरान की गई कार्रवाइयों के लिए क्षतिपूर्ति, तो अनुच्छेद 34 संसद को किसी सरकारी कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति को किसी ऐसे क्षेत्र में जहां मार्शल लॉ लागू हो व्यवस्था बनाए रखने या बहाल करने के संबंध में उसके द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए क्षतिपूर्ति देने का अधिकार देता है। और संसद ऐसे क्षेत्र में मार्शल लॉ के तहत पारित किसी भी सजा, दिए गए दंड, जब्ती के आदेश या फिर किसी किए गए अन्य कार्य को भी वैध बना सकती है। संसद द्वारा पारित क्षतिपूर्ति अधिनियम को किसी भी मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए के आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
करने की शर्तें। संविधान में ऐसा कोई विशिष्ट प्रावधान भी नहीं है जो कार्यपालिका को मार्शल लॉ घोषित करने का अधिकार देता हो। मार्शल लॉ युद्ध, आक्रमण, बगावत, विद्रोह या कानून के प्रति किसी भी हिंसक प्रतिरोध जैसी असाधारण परिस्थितियों में लगाया जा सकता है। अगर हम लोग शक्तियों के दायरे की बात करें तो मार्शल लॉ के दौरान सैन्य अधिकारियों को सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए असामान्य शक्तियां प्रदान की जाती हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मार्शल लॉ की घोषणा से स्वतः ही बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट निलंबित नहीं हो जाती है। और देखिए, सर्वोच्च अदालत हमारी सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। अब बात आती है मार्शल लॉ बनाम राष्ट्रीय आपातकाल। ये मार्शल लॉ की बात हो रही है, राष्ट्रीय आपातकाल की। तो मार्शल लॉ, इसका प्रभाव केवल मूल अधिकारों पर पड़ता है, और राष्ट्रीय आपातकाल का यह न केवल मूल अधिकारों को प्रभावित करता है बल्कि केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को भी प्रभावित करता है और संसद के कार्यकाल को बढ़ा सकता है। अगर हम लोग बात करें मार्शल लॉ की, तो आप देखेंगे मार्शल लॉ यह सरकार और साधारण कानूनी अदालतों को निलंबित कर देता है, और राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो यह सरकार और साधारण कानून अदालतों को जारी रखता है। और मार्शल लॉ की अगर हम लोग बात करें तो यह किसी भी कारण से कानून का उल्लंघन और व्यवस्था को बहाल करने के लिए लगाया जाता है। और राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो इसे केवल 3 आधारों पर लगाया जा सकता है: युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर सशक्त विद्रोह। और अगर हम लोग बात करें मार्शल लॉ की, तो यह देश के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में लगाया जाता है। और राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो इसे या तो पूरे देश में या फिर उसके किसी भी हिस्से में लागू किया जाता है। मार्शल लॉ की बात करें तो संविधान में इसका कोई विशेष प्रावधान नहीं है, यह अंतर्निहित है। और अगर हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो संविधान में इसके विशिष्ट एवं विस्तृत प्रावधान यह स्पष्ट है। अब बात आती है भारत और कोरिया गणराज्य के संबंध कैसे रहे। एक तो राजनयिक संबंध देख लीजिए। भारत कोरिया गणराज्य के बीच राजनयिक संबंध वर्ष 1973 में स्थापित हुए थे। साथ ही वाणिज्य दूतावास संबंध वर्ष 1962 में स्थापित हुए थे। दोनों देशों ने वर्ष 2010 में एक रणनीतिक साझेदारी का गठन किया, जिसे वर्ष 2015 में विशेष रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तित कर दिया गया। ऐतिहासिक संबंधों की बात करें तो 13वीं शताब्दी के कोरियाई ऐतिहासिक ग्रंथ के अनुसार राजकुमारी सूर्यरत्ना अयोध्या ने राजा किम सोरो से विवाह किया, और जिससे कोरिया के साथ पैतृक संबंध स्थापित हुए। नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने लैंप ऑफ द ईस्ट शीर्षक से एक लघु कविता की रचना की, जिसका कोरियाई लोग प्रेम पूर्वक स्मरण करते हैं। कोरिया के विद्यालयों की पाठ्य पुस्तकों में इसका उल्लेख भी मिलता है। क्या मिलता है? उल्लेख भी मिलता है। और अगर बात करें, देखिए, कोरियाई युद्ध में भारत की भूमिका, तो 1945 में कोरिया की स्वतंत्रता के बाद भारत ने कोरियाई प्रायद्वीप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पूर्व भारतीय राजनयिक श्री KPS मेनन ने कोरिया में चुनाव की देखरेख के लिए 1947 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। युद्ध के समय भारत ने संघर्ष के दौरान चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एक सेना चिकित्सा इकाई और 60वीं पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस भेजी थी। इसके अतिरिक्त दोनों युद्धरत पक्षों ने भारत द्वारा प्रायोजित संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव को स्वीकार किया था, और जिसके परिणामस्वरूप 1953 में युद्ध विराम की घोषणा हुई थी। भारत ने कोरिया में कस्टोडियम फोर्सेस इंडिया नामक एक ब्रिगेड ग्रुप भेजा था, जिसने युद्ध बंदियों के मुद्दे का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर हम लोग आर्थिक संबंध की बात करें तो 2010 में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के क्रियान्वयन के बाद व्यापार और आर्थिक संबंधों में तेजी से सुधार हुआ। 2023 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 24.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारत का आयात 17.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जबकि निर्यात 6.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। देखिए, निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे। और जून 2023 तक भारत में कोरिया गणराज्य का कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 8.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। भारत, और आप देखते हैं कि कोरिया गणराज्य ने भारत में कोरियाई निवेश को आप देखते हैं कि बढ़ावा देने और सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोरिया प्लस पहल की शुरुआत की। रक्षा की बात करें तो दोनों देशों के बीच वर्ष 2019 में रक्षा उद्योग सहयोग के लिए एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किए थे। और पहली बार सियोल अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी 2023 में एक भारतीय मंडप स्थापित किया गया, जिसमें भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया। और अगर हम लोग सांस्कृतिक की बात करें तो भारतीय सांस्कृतिक शाखा के रूप में 2011 में कोरिया में एक भारतीय सांस्कृतिक केंद्र, जिसे बाद में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र नाम दिया गया, की स्थापना की गई। और आप देखिए, कोरिया में भारत का उत्सव सारंग हर वर्ष आयोजित किया जाता है, ताकि कोरिया गणराज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भारत की
क्षेत्रों में आप देखें भारत की विविध कला और संगीत को प्रदर्शित किया जा सके। तो इस तरह के टॉपिक के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और आप देखें चाहे स्टेट पीसीएस एग्जाम की बात कर लीजिए, चाहे सिविल सर्विस एग्जाम की बात कर लीजिए। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद।